नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी पर। अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। और साथ ही आप हमारी जो ये वेबसाइट है उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा जो ग्रुप है विज़न यूपीपीएससी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक और व्हाट्सएप नंबर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो राजवंश थे, गुप्ताज, मौर्याज और दक्षिण भारत के राजवंश, उन सब के बारे में डिस्कस किया है। आज जो भारत में, प्राचीन भारत में स्पेशली जो छोटे छोटे राजवंश थे, जो बहुत ज़्यादा जिनका साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने अपने जो क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल में, उड़ीसा में या फिर हरियाणा की तरफ अपने अपने क्षेत्र में आधिपत्य जमाए हुए थे, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप प्लीज़ एक टेबल बनाइए जिस पे देखिए कि कितने आंसर्स आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए। इस तरीके से आप टेबल बनाइए, क्वेश्चन नंबर इसमें डालिए, देन यहाँ पे लिखिए योर आंसर और यहाँ पे लिखिए करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, आपका आंसर जो भी हो, ए बी सी डी वॉट एवर, और करेक्ट आंसर अगर डी है तो यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे अपना मार्किंग कर लीजिए तुरंत के तुरंत कि आपने गलत किया या सही किया। तो इस तरीके से आप टेबल बनाइए और जिससे कमेंट में आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों के शासनकाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, छठी और 7वीं शताब्दी ईस्वी में बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, कल ही हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि बादामी जो थी चालुक्यों की राजधानी थी। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पश्चिमी भारत में, गुजरात के साइड का एरिया पड़ता है। ठीक है, और इस राजवंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम इस राजवंश का संस्थापक था। और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। अब देखिए, राजपत्र कौन निकाल सकता है इस समय पे, या कोई अपने नाम से कोई चीज़ निकालनी हो तो कौन निकाल सकता है? जैसे हम देखते थे, अशोक के शिलालेख मिलते हैं, समुद्रगुप्त का शिलालेख मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है, यानी कि दिखाई पड़ता है कि वो बहुत ऊंचे पद पर था। इसी तरीके से इस समय भी जो महिलाएं हैं, जैसे कि जो रानी जो थी विजय भट्टारिका, उन्होंने अपने नाम के 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। इससे क्या पता चलता है कि वो काफ़ी ऊंचे पद पर थी, इसीलिए उन्होंने अपने ताम्रपत्र निकलवाए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सत्य कथन कौन से हैं। देखिए, कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए एंशियंट इंडिया से आप जोड़ करके ऐसे में लिख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। पेपर 2 में आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि लोकसभा में भी सीट्स में महिलाएं कम हैं, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमेशा से विक्षिप्त मतलब पीछे रही हैं या कुछ है, भले ही सीट्स कम है पर ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं। चालुक्यों के टाइम पे विजय भट्टारिका के नाम के 2 ताम्रपत्र है, इससे पता चलता है कि वो उच्च पद पर आसीन थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे अग्निकुल का मतलब है कि उनका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है? अग्नि से। नॉर्मली उद्भव कहाँ से होता है? माता के गर्भ से। ठीक है, तो एक चंद्रवरदाई जो लेखक हैं, उन्होंने, एक कवि हैं, उन्होंने अपनी पृथ्वीराज रासो, इनकी बुक का नाम ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रवरदाई की, उन्होंने अपने एक मिथक ऐसे ही लिखा है कि जो है, जब दैत्यों के प्रहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य मुनि, तो उन्होंने यज्ञ से दैत्यों की सुरक्षा के लिए कुछ वशिष्ठ मुनि ने प्रतिहार, चालुक्य, परमार, इस तरीके के लोगों को जन्म दिया। देखिए, कवि की कल्पना जो है बहुत ऊपर तक होती है
कितनी इस बात में सच्चाई है, कितना गलत है, वो तो पता नहीं। कहा भी जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये एकमात्र मिथक है, पर फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, परमार हैं, पर राठौर अग्निकुल से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लीजिए, इस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सातवाहन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद रखना है। तो सातवाहन किससे संबंधित था? ये प्रतिहार जो शासक थे, आज हम पढ़ ही रहे हैं, छोटे छोटे जो राजवंश थे, प्रतिहार जो शासक थे, भोज प्रथम ग्वालियर में। कहाँ पे थे ये? ग्वालियर में। सातवाहन उनके समय पे कौन था? व्यापार से संबंधित जो लोग होते थे उनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिधार रत्नमाला और मनसोल्लास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों पुस्तकें हैं, ये जो इनके बारे में पूछा गया है कि कौन से कथन इनके बारे में सत्य हैं। इसमें न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख है? बिल्कुल नहीं। पुस्तकें राजा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का विवरण करती हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें सैन्य व्यवस्था का विशद विवरण प्रस्तुत किया है? ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का वर्णन किया है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, इस बुक में हमें अनाजों का उल्लेख मिलता है, उसके साथ ही मनसोल्लास जो है उसमें क्या मिलता है, जो 8 प्रकार के चावल थे उनके बारे में मिलता है। अब आप देखिए, ये ग्वालियर के हैं राजा, सॉरी यहाँ पे जो है ग्वालियर के राजा की बात नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन में थी। ये जो है चावल आपको कहाँ मिलेंगे? वेस्ट बंगाल, बिहार वाले एरिया में कहीं पे मिलेंगे ना। ठीक है, तो ये जो बुक है वो उसी जगह की लिखी हुई भी है। वैसे यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो है आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस काल में मगध तथा कलिंग प्रदेश चावल के लिए प्रसिद्ध थे और रहट फारसी चक्र प्रणाली सिंचाई के लिए जाने, इसका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कृत्यकल्पतरु के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कृत्यकल्पतरु के लेखक कौन है? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना होगा। तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर इसके लेखक हैं और इसमें उन्होंने किसकी चर्चा की है? प्रशासन। मोस्ट ऑफ द बुक्स के बारे में क्या है, प्रशासन की चर्चा करेंगे, जिसके समय की है उसके बारे में बताएंगे, उस राजा के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए। 6th क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था? जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण यहाँ पे करवाया था, पूछा गया है, तो आप बताइए। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया, रुद्रदामन प्रथम ने इसको लिखवाया था। ये कहाँ पे स्थित है? काठियावाड़ में। और ये जो है संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा हमें पश्चिमी भारत में भी देखने को मिलती है। कौन से एरिया में? गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक आए थे यहाँ पे, आक्रमण करके अपनी शाखाएं बसाई थी। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पहली बात तो मथुरा और तक्षशिला की दूरी, मथुरा कहाँ है? यूपी में, और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? अराउंड पाकिस्तान में। कितनी दूरी है? उस समय के जो शक शासक थे, एक तो वो बाहर से आ रहे हैं, इतनी दूर जाके अपनी राजधानी बसाएंगे, गलत लग रहा है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये लगता है, इनकी जब 5 शाखाएं अगर आपको पता है, तो पहली शाखा अफगानिस्तान की तरफ कहीं होगी, पाकिस्तान की तरफ होगी, दूसरी थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर में होगी, सीधे मथुरा तक अंदर तक कैसे पहुंच जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली शासक था, इसने गुजरात काठियावाड़ में अपना संस्कृत का जो है प्रसार भी किया था, और इसका अभी हमें लेख भी कौन सा हमने पढ़ा है? जूनागढ़ अभिलेख। थर्ड स्टेटमेंट, भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख
रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए सत्य कथन कौन से हो जाएंगे? केवल सी, केवल 2 और 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शक विजेता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आप बताइए किसको कहा जाता है शक विजेता? ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये बहुत फैक्चुअल हैं, वन लाइनर टाइप के हैं, तो आपको इनमें लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर सही आंसर पता है तभी आंसर दीजिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चालुक्यों की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्य, इनकी दूसरी राजधानी हमने देखी वातापी या बल्लवी थी, जो कहाँ पे हमें दिखाई देती है? गुजरात के साइड में। इनकी जो पहली राजधानी थी वो ऐहोल थी। ऐहोल एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, और साथ में आपने पढ़ा होगा ऐहोल के मंदिर, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे भी ऐहोल के मंदिर। तो ये जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था ऐहोल। और चालुक्यों का जो राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? सुदर्शन झील आप देखिए तो ये है कहाँ पर? गुजरात में, काठियावाड़ में। काठियावाड़ कैसी जगह है? कच्छ कैसी जगह है? ड्राई एरिया, अर्धशुष्क, सेमी एरिड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। काफ़ी समय बाद ये टूट फूट गई होगी, जीर्णोद्धार कराना पड़ा होगा, रेनोवेशन, तो ये करवाया है रुद्रदामन प्रथम ने। जब ये काठियावाड़ में है, वहाँ पे किसका बहुत ज़्यादा आधिपत्य दिखाई दिया है? रुद्रदामन प्रथम का। तो आंसर यहाँ पे ये ठीक हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शक संवत और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया। ये स्टेटमेंट गलत है। शकों उसने कब स्टार्ट किया था? 57 से 58 ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व आप जानते हैं, ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा पूर्व मतलब उनके जन्म से पहले। इसी को इंग्लिश में एसी और बीसी बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या एडी भी लिखते हैं कहीं पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। उसने कब किया था? 57-58 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय हुई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा शक जो है ईसा पूर्व के हैं। शक संवत कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व चलाया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 57 ईसा पूर्व तो विक्रम संवत चला था, और शक संवत कब चला था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क ने चलाया था। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत को प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, भारत सरकार शक संवत को लाती है। आप जब बजट भी देखेंगे और कुछ पंचांग वाले कैलेंडर्स भी हैं, उनमें भी लिखा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन कौन से हैं यहाँ पे? केवल 3 कथन सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कुषाण शासकों ने के भारत में आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य बताना है। उनका साम्राज्य अमदोरिया से गंगा तक और मध्य एशिया के खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था। ये स्टेटमेंट ठीक है। वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के खुरासान से, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक उनका साम्राज्य था। वो बाहर के थे, इंडिया के नहीं थे। वो कहाँ के थे? सोवियत गणराज्य जो है मध्य एशिया, ईरान, ये वाला जो एरिया है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब यहाँ के से आए थे वो इंडिया में, और कहाँ तक पहुँच गए थे? वाराणसी तक पहुँच गए थे। कैडफाइसेस प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी।
कैटफिशेस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, पर प्रथम ने नहीं, द्वितीय ने। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पेशावर कहाँ है आज का? पाकिस्तान में है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी वहाँ पे बनाई थी। और कुषाणों के समय के बहुत सारे हमें सिक्के कहाँ मिलते हैं, या कुषाण काल की एक हमें बहुत बड़ी मूर्ति, एक प्रतिमा मिलती है जिसमें वो कोट वगैरह पहने हुए हैं, बूट्स पहने हैं, वो हमें मिलता है कहाँ पे? मथुरा में। इसका मतलब कि मथुरा कुषाणों की राजधानी रही होगी, ठीक है, द्वितीय राजधानी रही होगी, या फिर उस समय का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है, ऐसा प्रकट होता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन जब पूछा है तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था, सही है, और हीनयान संप्रदाय को मानता था, गलत है। आधा स्टेटमेंट ठीक है, आधा स्टेटमेंट गलत है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या मान लिया जाएगा? गलत। ठीक है, क्योंकि ये पूरे एक ही स्टेटमेंट की तरह काम करे। वो हीनयान को नहीं, महायान संप्रदाय को मानता था। और इसके समय पे चौथी बौद्ध संगति भी हुई है। आपको पहले भी बताया है कि सारी बौद्ध संगतियों और जैन संगतियों को याद कर लीजिए, किसके शासनकाल में हुई हैं और उसमें क्या हुआ था और कौन अध्यक्ष था और किस स्थान पे हुई है, इसको याद कर लीजिए। तो उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, सही स्टेटमेंट है। सत्य कथन जब हमें बताने हैं तो केवल 2 कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हर्ष के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष का राज्य, ठीक है, यह थानेसर का शासक था। अभी हमें पता है कि वो कश्मीर में उसने बौद्ध संगति कराई है, इट मीन्स कश्मीर तो उसके अंडर में था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, यह थानेसर का शासक था, बिल्कुल सही है। थानेसर कहाँ पे है? थानेसर है वर्तमान हरियाणा। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को। कन्नौज उसकी राजधानी थी। देखिए, जितने भी ये हैं राजा, इनकी राजधानी कहाँ थी और ये इनका शासन कहाँ पे था, इसको याद कर लीजिए। इवन मैप में जो है छोटा छोटा बना लीजिए कि ये हर्ष का शासन है, ये गुप्तास का है, ये मौर्यास का है। इस तरीके से आप बना के रखिए, अच्छे से दिमाग में याद रहेगा। सत्य कथन हमें बताने हैं तो केवल कथन एक सत्य है। जो ये हर्ष था, इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, और उसके बाद इसने इसके जो टीले खुदाई में मिले हैं, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही पता चलता है इनके बारे में। और वैसे हर्षचरित एक किताब भी है, बाणभट्ट जो इसका दरबारी कवि था उसने लिखी थी, तो उनके माध्यम से भी इनकी जानकारी मिलती है। हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हैं, पूरी इस पे MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक जगह सारे ये मिल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बतानी है। चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके राज्य में 15 वर्षों तक रहा, बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में किसने बताया है? इसके बारे में हमें ह्वेनसांग की जो पुस्तक मिली है उनसे पता चलता है। ठीक है, बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, हमने अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल सही है। उसको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए, हर्ष जो था भले बौद्ध धर्म को मानता था, महायान संप्रदाय को मानता था बौद्ध धर्म के, पर वो कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर बौद्ध भी नहीं था, कट्टर हिंदू भी नहीं था। पहले वो स्टार्टिंग में क्या था? शैव भक्त था, शिव जी का भक्त था। ठीक है, तो उसे कट्टर हिंदू तो नहीं था, और ना ही पूरे देश पे उसका शासन था, क्योंकि उसका राज्य कश्मीर और उत्तर भारत, हरियाणा वगैरह तक ही सीमित था, कन्नौज तक। ठीक है, लेकिन उसको कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि हेमू जो है वो भी अंतिम सम्राट माना जाता है। तो यदि ऑप्शन में हेमू और ये हर्ष दोनों हो तो आप हेमू पे लगाइएगा। और कई जगह पृथ्वीराज चौहान भी मिलता है। ठीक है, अभी हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो हम किसे मानेंगे? हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट मानेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है कि कौन था कौन नहीं था, तो अलग अलग जगह अलग अलग इसके साक्ष्य मिलते हैं। तीनों ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष का पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन से युद्ध हुआ था। पुलकेशिन आपको कहाँ मिला था? पुलकेशिन चालुक्य का है, ठीक है, और ये हमें कहाँ मिल रहा है? पश्चिमी भारत में। जब कोई राजा नीचे की ओर आएगा, दक्षिण अभियान अपना करेगा, तो उसे पुलकेशिन दित्य मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। इसका दक्षिण की ओर मुकाबला शैव राजा शशांक से भी हुआ। शशांक के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये इसने इस तरीके से किया था। और ये हमें जब बोध गया कहाँ पे है? पूर्वी भारत में, इधर ही कहीं है बोध गया, निरंजना नदी का तट। और शशांक का राज्य जो होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। तो ये कौन सा भारत है? ये है पूर्वी भारत, ना कि दक्षिणी भारत। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हर्षचरित नामक कथनों पर विचार करना है। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी, बिल्कुल गलत है। अभी हमने डिस्कस किया था बाणभट्ट, जो उसका दरबारी कवि था, उसने की थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी, सही है। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी और पहली राजधानी कौन सी थी? ऐहोल, जो काफी पहले थी। हर्ष का प्रशासन गुप्त काल के समान था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गुप्तास के टाइम पे उसकी सेम है इन दोनों की प्रशासन प्रणाली, सिर्फ अंतर इतना सा है कि हर्ष का प्रशासन अधिक सामंतिक और विकेंद्रित था। मौर्यों का क्या था? केंद्रित बहुत ज़्यादा था, सेंट्रलाइज था। गुप्तास का उससे जरा कम विकेंद्रित था, ठीक है। हर्ष पहले है तो देख लेते हैं, विकेंद्रित कम था। आपने देखा था उनमें अमात्य वगैरह कम होते थे, ठीक, लेकिन हर्ष के समय पे और भी ज़्यादा अमात्य कम होते थे। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आप जानते हैं, बॉटम अप और टॉप अप अप्रोच। ये जो कोई भी डिसीजन है, अगर कोई यहाँ से लेके सीधे इन लोगों से कहता है आपको फॉलो करना है नीचे वालों पे, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और जब कोई भी डिसीजन इस तरीके से होता है कि आप भी अपनी राय बताइए, आप भी अपनी राय बताइए, आप भी अपनी राय बताइए, फिर टॉप वाला बताता है कि क्या होना चाहिए। इन जिसमें जो डिसीजन होता है उसमें इन दोनों की राय सम्मिलित होती है, तो इसे क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। केंद्र से हर काम नहीं होगा, विकेंद्रीकृत तरीके से काम होगा। जब से मोदी सरकार आई है तब से वो विकेंद्रीकरण पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। नीति आयोग का भी यही कहना है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच चलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, ना कि टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये पॉलिटी का है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 2 और 3, ये स्टेटमेंट्स हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर कराया? एक तो हमें पता है कश्मीर में कराया, कश्मीर कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। दूसरा, कन्नौज इसकी क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। तो इसने कन्नौज में कराया हो सकता है, तो यहाँ पे हम एक मान लेते हैं। और थानेसर भी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। बल्लभी और बादामी नहीं होगा, क्योंकि ये किसके अंडर थे? चालुक्यों के अंडर। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। प्रयाग दोनों में सेम है, तो श्योर है हम कि प्रयाग में तो कराया ही कराया है इसने। अब कन्नौज और थानेसर में देख लेते हैं। तो कन्नौज में इसने विशाल महासम्मेलन कराया था बौद्ध सिद्धांत जो थे महायान के, उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, आपको याद ही करनी होगी। और कन्नौज के बाद उसने कहाँ पे कराया था? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष के द्वारा की गई है? बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, उसकी रचना कौन सी है हमारी? हर्षचरित। और हर्ष ने भी कुछ लिखा है, लगता है कि वो शायद साहित्य लिखने में सक्षम था या उसका प्रेमी था। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों ही रचनाएं उसने लिखी हैं, तीनों ही नाटक हैं, ठीक है। और इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा माना जाता है, बहुत से लेखक ऐसा मानते हैं कि हर्ष ने जो है ये तीनों नाटक किसी और से लिखवाए थे,
ठीक है, और उसको पुरस्कार दे करके अपने नाम पे कर लिए थे। उस समय कॉपीराइट जैसी कोई चीज़ तो हुआ नहीं करती थी, तो ऐसा हो सकता है, पर ऐसा मानना है। ये कितनी सत्यता है कि नहीं, क्या नहीं, तो पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि बुक्स ऐसा बताती हैं तो हमें वही पढ़ना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन, इसने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई, बिल्कुल सही है। जैसे आज हम लोग गैजेट पे लिखते हैं, वाइट पेपर पे लिखते हैं, उस समय भी कुछ इस तरीके का सनद या सर्टिफिकेट होता होगा जिसके माध्यम से वो भूमि दिया करता होगा। नेक्स्ट, इसकी राजकीय आय जो थी 4 भागों में बटी थी। ये सही स्टेटमेंट है। इसकी राजकीय आय 4 भाग कौन कौन से, इसने जो है अपने अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर दिए होंगे। जैसे हमारा जब बजट आ जाता है तो एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रेलवे के लिए, उसके बाद ग्रामीण, शहरी, सब में बटा होता है ना, इसी तरीके से इसका भी बटा हुआ था। तो किसमें पहला भाग आय का कहाँ था, राजा के लिए। दूसरा भाग कहाँ था, विद्वानों के लिए। इससे क्या पता चलता है, वो विद्वानों को काफ़ी संरक्षण देता था। तीसरा कहाँ पे है, हमें दिखाई देता है पदाधिकारियों और अमलों के बंदोबस्त, मतलब उनकी जो सैलरीज वगैरह देनी होती होंगी पदाधिकारियों के लिए। और चौथा कहाँ खर्च करता था वो, धार्मिक कार्यों में। धार्मिक कार्यों में, क्योंकि आप देख रहे हैं हर्ष जो है इतने सारे बौद्ध धार्मिक सम्मेलन करा रहा है, कन्नौज में, प्रयाग में, कनिष्क में, पैसा तो खर्च हो ही रहा होगा। ठीक है, तो ये चौथा धार्मिक कार्यों में, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। इसके बाद इसके राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी, ये स्टेटमेंट गलत है। ह्वेन-सांग क्या कहता है कि इसके राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बहुत बेकार था। ह्वेन-सांग के पास जो चीज़ें थी, डाकुओं ने उसकी संपत्ति को छीन लिया था। तो ये बात कहाँ से प्रूव हुई, ह्वेन-सांग के जो टेक्स्ट था जो उसने लिखा है उससे पता चलती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सत्य कथन जब पूछे हैं तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी, किस किसने की थी। ह्वेन-सांग ने की है, हमें पता है 629 के अराउंड। ठीक है, और इत सिंह ये भी चीनी यात्री था, इसने भी नालंदा में ये गया था और इसने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय को भरण पोषण के लिए 200 गांवों का राजस्व मिलता था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये दोनों ही आए थे। और आप इनमें ना थोड़ा डेट्स का ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हमने क्या देखा था, एक चीज़ देखी थी विकेंद्रीकरण। गुप्ताज हमने कब देखे थे, गुप्त साम्राज्य 4वीं-5वीं सदी में। ठीक है, हर्ष जो है उसके बाद आया है, करीब 629 से 645 में। जब ह्वेन-सांग राय वो हर्ष के समकालीन था, तो करीब 6वीं-7वीं सदी में। यहाँ से यहाँ आते आते काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्या हुआ है, प्रशासन के समय में इवैल्यूएशन देखिएगा। ठीक है, क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण बढ़ा है। और आज 2019 और 20 तक आते आते क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 3 तरीके की हमें गवर्नमेंट दिखाई देती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो इस तरीके से आप इनको चीज़ों को यहाँ पे जोड़ते जाइए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करते जाइए। अगर आपको पूछा जाए कि क्वेश्चन आ जाए पेपर 2 में या 1 में कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था प्राचीन काल से और वर्तमान समय तक अपने जो है इवैल्यूएशन पीरियड उसका बताना है, अपने उत्पत्ति के उसके जो चरण हैं उसको बताइए, तो आप वहाँ से बताएंगे कि मौर्यास जो ईसा पूर्व में थे, मौर्यास कितने ज़्यादा केंद्रीकृत थे। फिर और आगे बताएंगे, हड़प्पा से लेंगे, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्ताज, फिर हर्ष, फिर और आगे अंग्रेज, मुगल, दिल्ली सल्तनत, फिर अंग्रेज़ों के काल में आइए और उसके बाद आपका जो सिनेरियो है वो बता दीजिए। पूरा आंसर आपका इस तरीके से लिख जाएगा और इन सब के बारे में आप एक एक लाइन भी, एक एक पॉइंट भी लेंगे। ठीक है, विद फिगर,
फिगर आप कैसे बना देंगे? इस तरीके से, मौर्यास क्या हैं? यहीं पे केंद्रित हैं। फिर गुप्ताज में 2 लाइन बना दीजिए। फिर इस तरीके से जो पूरा फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, 200 वर्ड्स और ज़्यादा ही हो जाएगा। उसके साथ आपके पास फिगर्स भी होंगे। इसी तरीके से आंसर को जो है अपने दिमाग में ही ड्राफ्ट किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत देख लेते हैं। कोंकण तट इधर कहीं पे मिलता है, उसके बाद यहाँ मिलता है मालाबार तट, मालाबार। इधर हमें मिलता है कोरोमंडल। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है? इधर कहीं पे है। तो ये यहाँ पे आपको अभी चोल पांड्यचेर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इनका राज्य कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ कहीं पे हमें किसका राज्य में दिखाई देता है? चोलों का राज्य दिखाई देता है। तो ये शब्द चोल राज्य से लिया गया है। इसमें आपको ज्योग्राफी जब पता होगी ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली देख सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंबाइन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? हर्ष कहाँ था? कन्नौज, थानेसर तक था। जब वो दक्षिण की ओर बढ़ रहा था तो किसने उसको रोका था? अभी हमने क्वेश्चन देखा है, विक्रमादित्य तो नहीं थे, चालुक्य वंश का कोई राजा था। पुलकेशिन प्रथम जो था संस्थापक था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय ने उसको रोका था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कलिंग राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलिंग राज्य कहाँ पर है? उड़ीसा की तरफ। ये है उड़ीसा, इसका नाम चेंज हो गया, उड़ीसा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यह महानदी के दक्षिण में उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। यहाँ का राजा प्रसिद्ध कौन था? खारवेल। ये छोटे छोटे राजवंश हैं जो अलग अलग स्टेट्स में ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो खारवेल यहाँ का राजा था, ये बिल्कुल ठीक बात है। और जो ये राज्य है, ये अशोक के बारे में आपको याद होगा। अशोक ने इस पर आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। 8 साल बाद उसकी कलिंग विजय के बारे में 13वें अभिलेख में मिलता है। और कलिंग में इतना नरसंहार हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाथी दांत और मोती का व्यापार रोम राज्य के साथ होता था। बिल्कुल होता होगा, क्योंकि पहली बात तो ये समुद्र तट है उड़ीसा, तो यहाँ से चला जाता होगा। रोम कहाँ पे हमें दिखाई देता है? इटली। ठीक है, आजकल बहुत ख़राब हालत हो गई थी कोरोना के चक्कर में इटली की। और हाथी दांत, यहाँ पे हाथी मिलते हैं। आपने देखा होगा एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता रहता है यहाँ पे अक्सर। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है क्योंकि फेवरेबल कंडीशन दिख रही हैं। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोरोमंडल तट तब भी था, तमिलनाडु आज नया नाम हो गया है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत तब भी ऐसे ही बना रहा था। तो अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पता है तो आप हिस्ट्री को उससे कनेक्ट करके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी राजधानी कलिंग थी। कलिंग राज्य की राजधानी कलिंग थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भुवनेश्वर से थोड़ा सा दूर है ये कलिंग नगरी। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चौथी से छठी सदी तक उड़ीसा में स्थापित हुए राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी से छठी सदी, ठीक है, और उड़ीसा। अभी हमने थोड़ी देर पहले खारवेल देखा था, कलिंग, ठीक है, वहाँ के। अब देख लेते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण माठर वंश का राज्य था। ये बात बिल्कुल ठीक है। वशिष्ठ, नल और मान वंश के राज्य माठर वंश के पड़ोसी और समकालीन थे। ये छोटे छोटे राज्य हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इनको पितृभक्त वंश भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा वंश पितृभक्त वंश कहलाता है, ये जो इनके पुत्र होते होंगे वो अपने पिता की बहुत ज़्यादा भक्ति करते होंगे, हर बात मानते होंगे, इसलिए पितृभक्त वंश कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वशिष्ठ वंश ने अग्रहार
की स्थापना की। इनके पड़ोसी हैं वशिष्ठ, नल, मान, ये सारे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वशिष्ठ वंशों ने नहीं, माठर वंशों ने ही क्या किया था, एक ट्रस्ट, न्यायिक परिषद क्या होती है, ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट से क्या होता था, जो धार्मिक कार्यों में ब्राह्मण लगे हुए थे उनका भरण पोषण किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, 1 and 2 इज द करेक्ट। 1 और 2 कथन सत्य हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 12 वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था। ये सब कहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पे आंसर होगा सी। जैसे अभी क्या है, 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। इन्होंने भी 12 चंद्रमास में एक वर्ष को डिवाइड किया था। तो इवैल्यूएशन है हमारा, जो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं 12 मंथ वाला, वो कहीं यहाँ कहीं से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये मौसमों के बारे में जब हमें पता चलता है तो कृषि कार्य में बहुत उपयोगी होती है जानकारी। हम रबी, खरीफ, जायद की फसलें इसी के अकॉर्डिंग बोते भी हैं कि अब बारिश होगी, कि अब पाला पड़ेगा, कि अब ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये फ़ायदेमंद रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पुनर्वर्धन भुक्ति राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्वर्धन भुक्ति कौन है, देख लेते हैं। इसका राज्य उत्तरी बंगाल में पड़ता था, सही बात है, उत्तरी बंगाल में इसका राज्य था। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण मुद्राओं को भी क्या कहते थे, दिनार कहते थे। यहाँ धार्मिक प्रयोजनार्थ कर मुक्त भूमि दी जाती थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उस समय के राजा महाराजा बहुत भूमि देते थे जिस पे कर नहीं लगाते थे, धर्म के लिए। ठीक, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 5वीं सदी से बंगाल में स्थापित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतट बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया त्रिभुजाकार क्षेत्र था। आज भी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब गिरती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, तो इस तरीके से डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप देखिए, ज्योग्राफी की नॉलेज तब से थी, इतने जो साइंटिफिक तरीके से नाम जरूर नहीं रखे गए थे, पर नॉलेज हमें जब तभी से थी, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने कहीं ना कहीं घट रही होती हैं उनकी नॉलेज हमें होती है। जैसे हम अपने देखते हैं, अपनी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे घर में जो दादी नानी होती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, लेकिन उन्हें पता है, उन्हें ये नहीं पता इससे क्या होता है, पर वो ये जानती हैं, साइंस के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, बस ये जानती हैं कि उससे दर्द कम होता है। ठीक है, इसी तरीके से उस समय भी हमारे इनको नॉलेज थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इससे 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था उसने काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया था, उसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव नहीं था। ठीक है, और यहाँ जो 2 और राज्य भी थे, जिनमें पहला लोकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का और दूसरा जो है राट वंश का था। तो ये बहुत छोटे छोटे राजवंश हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस MCQs थोड़ा सा देख लीजिए, कभी आ जाता है तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन कौन से हैं, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विभाग की देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था। अग्रहारिक, अभी हमने पढ़ा था, अग्रहार होते थे माठर वंश में, धार्मिक न्याय को जो संचालन करते थे। ठीक है, और धार्मिक न्याय का कार्य क्या था, जो ब्राह्मण है हमारे पठन पाठन में लगे हैं, उनका भरण पोषण करना। तो यहाँ पे धार्मिक न्याय, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, 5वीं 7वीं सदी तक पूर्वी भारत के राज्यों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 5वीं और 7वीं सदी तक, और पूर्वी भारत बंगाल वाला एरिया। दंड भुक्ति बंगाल और उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों में राजस्व संबंधी इकाई थी। दंड भुक्ति, दंड का मतलब सजा और भुक्ति का मतलब क्या होगा? भोग। अगर आपने सजा, कोई गलत काम किया तो उसकी सजा आप भोगेंगे। तो बंगाल और उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों में राजस्व की इकाई थी, सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? कामरूप 7वीं सदी में उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। कामरूप एक स्थान है और ये जो है पहुंचा था अपने शिखर पर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर वसूल किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि समुद्रगुप्त का नाम आया था। समुद्रगुप्त जो था इधर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, तो यहाँ पे ये चंद्रगुप्त द्वितीय ना होके समुद्रगुप्त ने कर वसूल किया था। यहाँ पे कर क्या था? ने डवाक और कामरूप से कर वसूल किया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सी। और कामरूप के शासकों ने वर्मन की उपाधि धारण की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असत्य कथन, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हेयर। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी भारत में निम्नलिखित किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे बी सही है। 4वीं से 7वीं सदी को रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में क्या हुआ था? पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम और बांग्लादेश के एक बड़े भाग में संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, ये सब जो है विकसित हुए थे। ठीक, तो यहाँ पे बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे। त्रिशूल हम किसके हथियार के रूप में देखते हैं? शिव जी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग शिव भगवान को मानते होंगे, इसलिए जो है इसको रख देते थे। ये स्टेटमेंट ठीक है। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ दफनाए जाते थे। ये स्टेटमेंट गलत है। उस समय खेती इतनी ज़्यादा अच्छे से उन्नत अवस्था में नहीं थी, पर क्या करते थे वो लोग? शिकार बहुत करते थे। तो शिकार के हथियार जो है रखे जाते थे, ना कि खेती के। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रयोग जो है अधिक था। ठीक है, तो ये सही है, काले और लाल का प्रचलन अधिक था। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। और सेकंड स्टेटमेंट है गलत। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख है? अशोक के अभिलेख, तो ये चोलों का, पांड्य और चेर, इन तीनों शासकों का अभिलेख मिलता है। तो उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख तीनों के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश शवाधान प्रचलित था। कलश शवाधान क्या होता है? मृतक के जो अस्थि पंजरे होते हैं उनको लाल रंग के कलश में डालकर गड्ढों में दफना दिया जाता है। अभी क्या होता है हमारे यहाँ, जो अस्थि जो जब चिता को जला दिया जाता है तो अस्थि पंजर होते हैं, उनको एक लोटे में या एक कलश में लेकर के ले आते हैं और उसके बाद किसी भी नदी में बहा देते हैं, जैसे गंगा में, हरिद्वार में, इन सब में बहाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दक्षिणी तमिल प्रदेश में ये था, तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, अशोक की उपाधि देवानम पियदासी चेर राजा ने अपनाई थी। ठीक, ये गलत है। ये एक तमिल राजा ने अपनाई थी, ना कि चेर राजाओं ने। तो सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ऑप्शन ए सही है। आशा है कि आप लोग जो है जब ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ के साथ ये भी जज करते जा रहे हैं, अपना पेपर पेन लेके बैठे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये।
दक्षिण की तरफ ही हमें मिलता है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। महाबलीपुरम नहीं थी इसकी राजधानी कौन सी थी? मदुरै। ठीक है, मदुरै, मदुरई भी बोलते हैं, मदुरै भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में पड़ता था। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, सही है। और यहाँ की सत्ता जो थी मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, कुछ हद तक, पूर्णतया नहीं। और इस जो राजवंश है इसके बारे में मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी है, उसने कहा है कि ये मोतियों का प्रदेश था। और पांड्य राज में जो थी स्त्री के हाथों में थी शासन सत्ता। अभी भी आप देखते हैं जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता कई जगह दिखाई देती है, जैसे केरल के नायर जो हैं उनमें भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सत्य कथन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? राजदूत तो हम अभी भी भेजते हैं, उस समय भी बहुत ज़्यादा ये प्रथा चलती थी। तो पांड्य राजा ने ऐसा किया था, तो सी यहाँ पे सही हो जा रहा है। रोमन जो सम्राट था उससे हम रोमन साम्राज्य से मोती, हाथी दांत और काली मिर्च, मलमल, इस सब का और सिल्क का व्यापार किया करते थे। बहुत लंबे समय से ये व्यापार चला आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 37, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चोल राज्य पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसकी राजधानी पुहार थी। इसकी राजधानी जो है पुहार थी, जिसको कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। पुहार की चोल राजा एलेरा ने पुहार की स्थापना की थी। पुहार की स्थापना जो है कारेकल ने की थी, ना कि एलारा ने, कारेकाल। ठीक, और एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक उस पर शासन किया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 स्टेटमेंट ठीक हैं, तीसरा गलत है। सत्य कथन पूछे ही गए हैं, तो यहाँ पे सी आंसर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वैसे आपको बता भी दिया गया है बोल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट देखे थे, हरिशेन देखा था हमने, समुद्रगुप्त का। ठीक है, अब हम देखते हैं कालिदास को देखा था। अब हम देखते हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति पुलकेशिनदित्य के दरबारी कवि थे। पुलकेशिनदित्य सबसे प्रसिद्ध राजा था चालुक्य वंश का। और रवि कीर्ति ने क्या किया है, उसकी प्रशंसा में, किसकी? पुलकेशिनदित्य की प्रशंसा में जो है एक प्रशस्ति को लिखा है। जैसे हरिशेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, इसी तरीके से इसने भी लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी सही उत्तर है। नेक्स्ट 39, भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की 3 शैलियाँ बताई गई हैं। जो ये डेरिवेटिव वर्ड होता है ना, जैसे सत्य कथन, असत्य कथन, शैलियाँ या क्या चीज़ पूछी गई, उसको आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए, जिससे आपको ध्यान रहेगा जब आप ऑप्शन पढ़ भी रहे होंगे कि हमें किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अगर आप भूल भी गए हैं तो जल्दी से नज़र उठा के ऊपर देख सकते हैं कि क्या है। तो उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक नागर शैली का प्रचार हुआ। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत महान। ठीक है, हिमालय यहाँ कहीं पे, ये हो गए विंध्य पर्वत। ठीक है, और नीचे इधर कहीं पे कृष्णा नदी। तो यहाँ पे क्या है? नागर शैली। ठीक, और यहाँ पे है द्रविड़ शैली, और इन दोनों का मिश्रण क्या है? बेसर, मिली जुली। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हिमालय से विंध्य तक नागर, विंध्य से और कृष्णा नदी तक बेसर। विंध्य क्या है? पर्वत है। और कृष्णा नदी से दक्षिण कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली। हमें पता है नीचे के इस एरिया को द्रविड़ कहते हैं। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक नागर शैली, सही है। विंध्य से कृष्णा नदी तक बेसर शैली, ये भी ठीक है। और कृष्ण से के दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ।
तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। दशावतार मंदिर जो है नागर शैली का उदाहरण है, जो कहाँ पे है? देवगढ़ ललितपुर में। विरूपाक्ष मंदिर हमारा जो है बेसर शैली का उदाहरण है। और उसके बाद द्रविड़ शैली के उदाहरण में हम बहुत सारे मंदिर देखते हैं। कौन कौन से हैं? महाबलीपुरम का है, तेली मंदिर है, उसके बाद बहुत ये मीनाक्षी टेम्पल है। ये सब जो हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे उसमें। इसी तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। पाल बंगाल की तरफ है, ये मध्य प्रदेश की तरफ है, और राष्ट्रकूट और थोड़ा नीचे जाके ये महाराष्ट्र की तरफ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन तीनों के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रतिहार वंश के वत्सराज ने धर्मपाल को हराया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गुर्जर, प्रतिहार, ये सब उस समय पे, और ये हुआ क्यों था? कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए। 9वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रकूट ने अंततः इस युद्ध को जीत लिया। गलत स्टेटमेंट है। गुर्जर और प्रतिहार वंश ने इसको जीत लिया था। यह युद्ध मुख्यतः कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हुआ था। ये स्टेटमेंट ठीक है। कन्नौज हर्ष की भी राजधानी रही थी। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी सभी कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था? पश्चिमी तट पर अगर आज के नाम दे दिए जाते तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेते। उस समय बंदरगाह जो थे आयात निर्यात का काम किया करते थे। जहाज उस समय भी रुका करते थे। इतने ज़्यादा अच्छे जहाज नहीं थे जैसे आज हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जहाज उस समय भी हुआ करते थे। ठीक, तो सोपारा, श्रीकंदपुरम, क्विलो और मावर, इनमें कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट आपको पता है ना कौन सा है? ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पश्चिमी तट ये वाला। तो मावर जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट पर स्थित था। बाकी सभी बंदरगाह जो थे पश्चिमी तट पर स्थित थे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिणी कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी? दक्षिणी कर्नाटक, पल्लव वंश राजवंश जो था उसने दक्षिणी कर्नाटक पर अपनी स्थापना की थी। और कदम्ब कहाँ पे थे? कदम्ब का जो एक राजा था मयूर शर्मन, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, मयूर शर्मन ने इन पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी, हार गया था पल्लवों से। पल्लवों ने उसे माफ़ कर दिया और क्या किया? उसे उत्तरी कर्नाटक का एरिया दे दिया था। तो ये यहाँ का राजा था। पल्लव कहाँ के हैं? दक्षिणी कर्नाटक के। चालुक्य कहाँ के हैं? गुजरात वाला एरिया, वातापी, बादामी और ऐहोल के। और गंग हैं मध्य भारत के। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। पिछली चीज़ों को रिवाइज जरूर करते जाइए। जैसे आज आया कदम्ब वंश, मयूर शर्मन, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप बिल्कुल रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को। और ये चीज़ें जब रिवीजन ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल रिवीजन से क्या होता है, आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। और साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठिए ना, तो जो एक्सप्लेनेशन में बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है वीडियो में, वो आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। आप फिर जब एक ऐसे देखते जाएंगे, जल्दी जल्दी भी देखेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आपको याद रहेगा। और बोलने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सूची 1 में उपाधियां दी गई हैं, सूची 2 में उसके संबंधित वर्ग दिए गए हैं। तो वल्लाल जो थी धनी किसानों की थी, अरसर शासक वर्ग की थी, और कडेसियर खेती मजदूर की थी। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही सुमेलित हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वीरकल किसे कहा जाता है? वीरकल किसे कहा जाता है? तो ये एक तरीके के स्मारक होते थे। वीर से समझ आ रहा है कि कुछ स्मारक जैसी चीज़ें होती होंगी। क्योंकि गाय और अन्य वस्तुओं के लिए लड़ा जाता था,
वैदिक काल में गाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लड़ाइयाँ भी गाय के चक्कर में होती थी, ठीक है। और इस समय भी जो वीरकल बनाए जाते थे वो वीरों के सम्मान में अर्थात स्मारक स्वरूप उन्हें बनाया जाता था। एक तरीके के पत्थर टाइप के प्रस्तर खड़ा कर दिया जाता था। अभी भी होता है, जैसे आप देखते हैं कि पत्थर पे नाम लिखा होता है, कैप्टन दिस एंड दिस, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित, इसमें टाइप होना छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। मदुरई या मदुरै कुछ भी, अभी हमने देखा था, सही है। चेरों की राजधानी वंशी थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों राजधानियाँ पूछी गई हैं, तीनों ये स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत पूछा है? कोई भी इसमें से गलत नहीं है, सभी कथन क्या है? सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन वेरी इजी। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी, ठीक। चालुक्यों की बादामी। बार बार रिवीजन करते रहिए। सबकी राजधानियाँ एक की पूछी जाए, आप अपने दिमाग में सबकी याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा, कांजीवरम की साड़ियाँ फेमस हैं, उन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47। नागा अर्जुन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागा अर्जुन कोंड के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं। भित्ति प्रतिमा क्या होती है? दीवार। भित्ति का मतलब होता है दीवार। दीवारों पे कुछ कुछ इस तरीके से बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं, ये गलत है। नागा अर्जुन में भित्ति प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें बौद्ध स्मारकों के साथ साथ पुराने मंदिर भी बने हैं, ठीक है। और भित्ति प्रतिमा यहाँ पे नहीं मिलती। स्तूप तो मिलते हैं पर भित्ति प्रतिमाएं नहीं है, जबकि अमरावती के स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं बनी हैं। नागा अर्जुन में क्या है? हिंदू मंदिर भी हैं साथ साथ, और अमरावती में भित्ति प्रतिमाएं हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड में अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे नहीं बने हैं। अगर ये मैच द फॉलोइंग में होता तो सही हो जाता। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सत्य कथन पूछा है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक और ना ही दो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 48। कांची का निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पल्लवों ने ही निर्माण करवाया होगा, तो यहाँ पे पल्लव सही है। इन्होंने ये जो मंदिर बनवाया है, चट्टान को काट के नहीं बनवाया है। जैसे आपसे बात की थी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो चुका है, तो चट्टानों को काट काट कर मंदिर बनाए जाते हैं। इस मंदिर को चट्टान को काट कर नहीं बनवाया गया है, कैसे? स्वतंत्र संरचना के रूप में बनवाया गया है। और किसने ये मंदिर बनवाया है? नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने इस मंदिर को बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? जूनागढ़ पहले ही हम काट देंगे, और इसमें से एक और दो दोनों ऑप्शन को भी काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि बी तो है ही नहीं, यहाँ पे ए और बी होना चाहिए था, तो बी तो होगा ही नहीं। जूनागढ़ का अभिलेख तो रुद्रदामन ने बनवाया है, रुद्रदामन प्रथम ने, हमें तो इसके बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब कौन से ऑप्शन बचे? एलिमिनेशन से हमने दो हटा दिए, ए और डी बचा। तो नासिक सातवाहनों का देख लेते हैं किस जगह थे। तो ये नासिक के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र। नासिक का अभिलेख हो सकता है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी हो सकता है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज से पता है कि नासिक का शिलालेख जो है सातवाहन काल से संबंधित है, और गौतमी पुत्र शातकर्णी की जो माँ हैं गौतमी, उन्होंने बनाया है ये शिलालेख, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। याद कर लीजिए, मात्र सत्तात्मक सत्ता नहीं थी किसमें? सातवाहन काल में, लेकिन महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं श्रेष्ठ थी, क्योंकि जो राजा थे उनका नाम कैसे मिलता है? गौतमी पुत्र शातकर्णी, माँ के नाम पर मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलवेमयन, इस तरीके से नाम मिलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं आज के।
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है? यवन प्रिय क्या है? यवन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यूनान के लोग, और प्रिय मतलब यूनान के लोगों को कोई चीज़ प्रिय रही होगी। भारतीय मलमल, एक प्रकार का बर्तन जिसमें मदिरा पान किया जाता था, हाथी दांत या काली मिर्च। तो ये जो है काली मिर्च, इसका आंसर होगा काली मिर्च। आपको पता होगा काली मिर्च का बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था, ठीक है, तो ये यवन प्रिय से कह दिया गया। यूनान और रोम में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए। इस तरीके से आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई, और आज हमने जो छोटे छोटे राजवंश हैं उनको पढ़ा, उनको देखा कि क्या है उनकी स्थिति, कहाँ पे वो केंद्रित थे, कौन सी उनकी राजधानी थी। इस तरीके से हमारा जो राजवंश थे प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण, वो सब आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये सारे, इससे काफ़ी नॉलेज प्राप्त हुई होगी, सारे वीडियोस समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और आपने इनको ध्यान से पढ़ा होगा, इनसे कुछ गेन किया होगा, और साथ ही आप अब टेबल ज़रूर बनाइए कौन से आंसर आपने कितने ठीक किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।